नमस्कार दोस्तों। आज हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था जो 1915 में सरस्वती पत्रिका में आई थी वो आज पढ़ने जा रहे हैं। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े के नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदल की आँखों में न होने पर तरस खाते हैं, कभी अपने पैरों की उंगलियों के पोरों को चींग कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और शोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बादशाह कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने और खोमचों और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। ये बात नहीं कि जब जीभ चलती नहीं पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी बचनावलियों के नमूने हैं। हट जा जीने जोगे, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बज्जा लंबी वालिए। समष्टि में इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। उसके बालों और उसके ढीले सूथने से जान पड़ता कि दोनों सिख थे। बाल तो थे सिख के उस लड़की के, और सूथना जो एक वस्त्र होता उस लड़की ने पहन रखा था। उससे ऐसा लगता कि दोनों सिख थे। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरा घर कहाँ है? मंगरे में। और तेरा? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अत्तर सिंह की बैठक में। मेरे मामा हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। पहले तो लड़का ही पूछेगा तेरा घर कहाँ? तो लड़की कहती है मंगरे में। और तेरा? तो लड़का कहता है मांझे में। यहाँ क्या करती है? अत्तर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा हैं। मतलब अत्तर सिंह की बैठक है ना, तो वहाँ जो अत्तर सिंह है वो लड़की के मामा हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। और जो लड़का था उसके मामा का घर कहाँ था? गुरु बाजार में था।
इतने में दुकानदार निमटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई क्या? कुड़माई मतलब सगाई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर दत्त कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वालों के यहाँ, दूध वालों के यहाँ अकस्मात यानी अचानक दोनों मिल जाते थे। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने पूछा, तेरी कुड़माई हो गई क्या? और उत्तर में वही दत्त मिला। एक दिन जब फिर से लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की ने लड़के की संभावना के विरुद्ध होकर बोला, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं, रेशम से कटा हुआ सालू। कोई वस्त्र है सालू जो किसका है? रेशम का। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया। एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा। एक गोभी वाले के डेले में दूध उडेल दिया। सामने नहा कर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। अब इसका दूसरा चरण आता है। राम राम, ये भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा है और मैं और बर्फ ऊपर से। पिंडलियां तक कीचड़ में धसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल जाती है। इस गेबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगर कोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक के बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं और घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन हैं। 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे, अर्थात झटके से बकरे को काटेंगे और पेट भरकर खाकर सोए रहेंगे उसी फिरंगी मेम के बाजार में। मखमल का सा हरा घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी। बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न बैठूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकने नसीब न हो। पाजी कहीं का कल्लों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन दावा किया था। 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते।
बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। सूबेदार जी सच है, लैना सिंह बोला, पर करें क्या, हड्डियों में तो जाड़ा धस गया। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते जल रहे हैं। एक दावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जनों बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई, खाई के दरवाजे का पहरा बदल ले। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगा। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदा पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पादा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लैना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाडो होरी को भी यहाँ बुला लोगे या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी में। चुप करो, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझ न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते पर सिगरेट देने में हट करती है, ओंठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोध सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो। आप सिगड़ी के सारे गुजर करते हो, उसके पैरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखी लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बी नहीं मिलते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुल्लेल की खड्ड के किनारे मरूंगा कि भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, क्यों, कैसे? दिल्ली शर्ते पिछोड़ नू जांदिए कर लेगा लोंगा दा व्यापार मड़िए। कर लेना नादेड़ा सौदा अड़िए, लाना चटाई कुदिए नू। क बनाया वे मजेदार गोरियां, हुण लाना चटाका कुदियो नू। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले गरबारी सिख ऐसा लूचों का गीत गाएंगे। पर सारे खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते हों।
अब इस कहानी का तीसरा प्रकरण आता है। दोपहर हो गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लैना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लैना सिंह पैरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा करारा, क्यों भाई बोधा भाई, क्या सच है? पानी पिला दो। लैना ने कटोरा उसके मुंह में लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। लैना ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में ताड़ दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायती से बुन कर भेज रही है मैं गुरु उनका भला करेंगे। यो कहकर लैना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हैं और नहीं झूठ? यूं कहकर नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाके कोट और जीन का कुर्ता बर पहनकर पैरे पर आ खड़ा हुआ। भीम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। लेफ्टिनेंट साहब, हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामना हुआ। देखो, इस समय दावा करना होगा, मील भर की दूरी पर पूर्व के कोने पर एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं, मतलब 50 से ज़्यादा नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे दो खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो, खंदक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे, जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा तो लैना सिंह ने उसे रोका। लैना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लैना सिंह समझ कर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लैना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लैना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम पियो। आंख मारते
मारते लैना सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते हुए उसने सिगड़ी के उजाले में सांप का मुंह देखा, बाल देखे। तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब की पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए, और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। लैना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है, 5 साल नकली लड़ाई के पीछे आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए। हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का साले से वह नीलगाय निकली की मैंने बड़ी कही। ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी। और आपकी एक गोली कंधे से निकली और पट्टे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के होंगे। हाँ, लैना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लैना खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी कोने सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीर सिंह। हाँ। क्यों लैना सिंह, क्या कयामत आ गई? जरा तो आग लगने दी होती। अब आता है इसका चौथा चरण। उसमें आओ, कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या? लपटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर ये कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू। और मुझे पीने को सिगरेट दिया तो अब मारे गए। धोखा है। सूबेदार होमा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खावी पर दावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है। चलो जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ। पत्ता तक न करके देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तेसी हुक्म की। मेरा हुक्म? जमादार लैना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लपटन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 हैं। 8 नहीं, 10 लाख। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुआने पर लैना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब से
बेल के 3 बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रख दिया। बाहर की तरफ जाकर दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखनी। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लैला ने साहब की कोहनी पर ताना दे मारा। दमका के साहब ने धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लैला सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गोंठ कहते हुए चित हो गए। लैला सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लेटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लैला सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। ये सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगादारी के जिले में नीलगाय होती है, उसके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साहब उर्दू कहाँ से सीख आए हो? हमारे लपटन साहब तो बिना डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते। लैला ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लैला कहता गया, चालाक तो बड़े हो मांझे का लैला इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए हैं। एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने के ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनिया को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंड दी थी और गांव से बाहर निकल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखो तो साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लैला की जांघ में गोली लगी। इधर लैला की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आई। बोधा चिल्लाया, क्या है? लैला ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लैला ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांध ली। घाव मांस पर ही था।
पट्टियों के कसने से लहू बंदी हो गया था। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूक की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लैना तक तक ताक ताक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी की फतेह, वाह गुरुजी का खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। इन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे, और सामने से लहना सिंह के साथियों के संगीत चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिक्खा दी फौज आई। वाह गुरुजी दी फतेह, वाह गुरुजी दा फासा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेतरे या करहा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार की दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लैना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी में से पूर दिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई, और लैना को दूसरा घाव भारी घाव लगा। लड़ाई के समय चांद निकल आया था। ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ सही नाम सार्थक होता है। और हवा चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणा उपदेश आचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों की चिपक रही है। जब मैं दौड़ा कर सूबेदार के पीछे गया, सूबेदार लैना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे अपनी तुरत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने वाली गाड़ियां चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लेटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लैना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरा देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर से बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लेटाया गया। लैना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं। ये देखकर लैना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में न चले। और तुम
मेरे लिए वहाँ पहुंचकर गाड़ी भेज देंगे। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना, लिख देना। और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लेना का हाथ पकड़ कर कहा, तेरे मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। लिखना कैसे? साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। मैंने जो कहा वह लिख देना और कह देना। गाड़ी के जाते लेना लेट गया। वजीरा, पानी पिला और तेरा कमर बंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर हट जाती है। लहना 12 वर्ष का था। लहना 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब दत्त कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ हो गई। देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लैना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह, पानी पिला दे। 50 वर्ष बीत गए। अब लैना सिंह नंबर 77 राइफल का जमादार था। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर आया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जानी है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर आए। लौटते हुए हमारे घर होते हुए आना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लैना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेडे में से निकल कर आया और बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लैना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहते नहीं। दरवाजा पर जा कर मत्था टेक, कहा, असी सुनी। लैना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़मई हो गई दत्त, कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू। अमृतसर में बाहों की टकरार से मूर्छा खुली, करवट बदल गई, पसली का घाव बह निकला। वजीरा, पानी पिला, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए।
सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है। लायलपुर में ज़मीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों को एक घंगर या पलटन क्यों न बना दी। तीमियाँ मतलब स्त्रियों की, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उसे 1 ही वर्ष हुआ है। उसके पीछे 4 हुए, एक भी नहीं बचा। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे बाग। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वालों की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लात में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, ये मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पर पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लैना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा, पानी पिला, उसने कहा था। लैना का सिर उस अपनी गोद में रखे वजीरा बैठा था। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लैना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ, अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में ये आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही ये आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 67वीं सूची मैदान में घावों से मरा। 77वीं सिख राइफल जमादार लैना सिंह। धन्यवाद। आज अपनी कहानी यहीं ख़त्म होती है।